हेलो फ्रेंड्स, की टू सक्सेस के यूट्यूब चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हायर एजुकेशन का सेकेंड वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं प्राचीन भारतीय संस्थान, एंशिएंट इंडियन इंस्टीट्यूट्स। तो हमारे भारत में बहुत ही अच्छे गौरवशाली संस्थान रहे हैं, जिसके नाम से जो भारत है विश्व गुरु माना जाता था। तो आज हम देखते हैं इसके जो साक्ष्य, क्यों भारत को एक विश्व गुरु कहा जाता था, किस प्रकार के प्राचीन संस्थाएं हमारे यहाँ रही हैं, जहाँ पे इस प्रकार से अध्ययन होता था कि पूरा विदेश से हमारे यहाँ लोग पढ़ने के लिए आते थे, हमारी संस्कृति को, संस्कृत भाषा को, पाली भाषा को सीखने के लिए आते थे और वेद का अध्ययन किया जाता था यहाँ। तो देखते हैं हमारे गौरवशाली इतिहास में प्राचीन भारतीय संस्थान। तो जो प्राचीन संस्थान है उन्हें विदेशी आक्रमण के द्वारा नष्ट कर दिया गया है। तो अभी के टाइम में इस प्रकार के अवशेष बचे हुए हैं। तो इसको हम वन बाय वन देखते हैं। जो प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय संस्थान रही हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं तक्षशिला के बारे में। तो इसे दुनिया का सबसे पहला और पुराना विश्वविद्यालय इसको माना जाता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, इस प्रकार से इसका आकार रहा है और अभी इस प्रकार से अवशेष में के रूप में विद्यमान है ये। तो जो तक्षशिला है, इनको तक्ष कट रॉक सिटी के नाम से भी इसको जाना जाता था और इसके बारे में और भी किंवदंतियां हैं। इसे श्री राम भगवान के जो भाई हैं भरत, तो उनके जो बेटा का नाम तक्ष था। तो कुछ लोगों का मानना है कि ये उन्होंने इसको स्टार्ट करवाया है तक्षशिला, और ये गांधार में स्थित है ये। तो आपको पता है कि महाभारत में जो दुर्योधन की जो माता है वो गांधार से हैं। तो कुछ लोग ये भी मानना है कि उन्होंने इसको विकसित कराया है, लेकिन इसका विशेष प्रमाण नहीं है। तो ये अभी के समय में ये नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में है ये। और पहले हमारे ये उत्तर पश्चिम भारत में ये विद्यमान था, लेकिन बाद में ये विभाजन हो गया है। तो अभी ये पाकिस्तान में पाया जाता है ये। और इट इज द इम्पोर्टेंट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज आर्कियोलॉजिकल साइट एट 1918। 1980 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर पुरातत्व स्थल घोषित किया है। इट वॉज ए वेरी फेमस प्लेस फॉर लर्निंग रिलीजियस टीचिंग ऑफ वैदिक एंड बुद्धिज्म। तो ये वैदिक और बुद्धिज्म शिक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण जगह रही है प्राचीन काल में। तो जो तक्षशिला की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा थी। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में 10,500 विद्यार्थी एक साथ रह के पढ़ सकते थे। और यहाँ पे जो रिजेक्शन था वो 2 आउट ऑफ 3 था, मतलब 3 अगर लोग अप्लाई करते थे 2 लोग रिजेक्ट हो जाते थे। तो इतना लोग यहाँ पे अप्लाई करते थे। और यहाँ पे इंडिया के लोग के साथ साथ बाहर विदेशों के लोग भी यहाँ पे पढ़ाई करते थे, जैसे बेबीलोनिया, जिसको अभी इराक के नाम से जाना जाता है, ग्रीस, इजिप्ट, सीरिया, और जो एशियन कंट्रीज थे टर्की, अरेबिया, चाइना। तो ये सबसे जो लोग हैं वो आते थे। और यहाँ पे जो टीचर की संख्या 2000 हैं। और यहाँ के जो करिकुलम में 68 जो सब्जेक्ट थे, इलेक्टिव सब्जेक्ट थे, जिनकी यहाँ पे पढ़ाई होती थी। इसमें फिलॉसफी, लॉ, स्टेटक्राफ्ट, डिफेंस, वारफेयर, ग्रामर, जिसमें अलग अलग लैंग्वेजेस होते थे। और 18 जो कलाएं होती थी, इसमें म्यूजिक, आर्ट्स, फाइन आर्ट्स, ये सब होते थे। मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, प्लांट एंड हर्ब्स, मेडिसिन, आयुर्वेदिक, एक्यूपंचर। तो देखिए एक्यूपंचर वगैरह भी सब, सर्जरी, ये सब क्लासेस लगती थी। तो देखिए हमारा जो इंडिया था कितना विकसित देश था, इतने सारे जो सब्जेक्ट हमारे यहाँ पढ़ाई होती थी और लोग दूर दूर से हमारे यहाँ इसको पढ़ाई करने के लिए आते थे। और यहाँ पे जो स्टूडेंट का चयन होता था वो शिक्षक के अनुसार होता था। तो शिक्षक उनको प्रॉपर क्वेश्चन पूछते थे, उनका प्रॉपर परीक्षण होता था, उसके बाद ही उनका यहाँ पे प्रवेश किया जाता था। तो जो स्टूडेंट का जो चयन है वो शिक्षक के अनुसार होता था, लेकिन उनके जो कोर्स हैं वो उनके पसंद के होते थे, उनके पसंद के विषय उनको पढ़ाए जाते थे। और यहाँ पे एडमिशन होने के लिए जो न्यूनतम आयु थी वो 16 वर्ष मानी जाती थी, 16 वर्ष या उससे अधिक मानी जाती थी। तो ये इतना गौरवशाली विश्वविद्यालय रहा है। तो यहाँ के जो कुछ प्रसिद्ध
शिक्षक रहे हैं वो है पाणिनि है ना, जो कि व्याकरण के लिए बहुत ही प्रसिद्ध माने जाते हैं और इन्हें लिंग्विस्टिक का जनक भी माना जाता है ना। अभी जो लिंग्विस्टिक अलग से कोर्स पढ़ा जाता है। कौटिल्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे, तो कौटिल्य ये चाणक्य जी हैं और जिन्होंने अर्थशास्त्र की पुस्तक लिखी है, कैसे किसी देश को चलाना है। चरक, तो इसने चरक संहिता भी लिखी है। तो इस प्रकार कितने जो फेमस टीचर्स यहाँ पे रहे हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। तो एग्जाम में जो यूजीसी नेट के यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौटिल्य, चरक, पाणिनि कौन से विश्वविद्यालय के शिक्षक रहे हैं या फिर इनका योगदान किस क्षेत्र में रहा है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो तक्षशिला यहाँ पे चिकित्सा के लिए बहुत ज्यादा फेमस था ये, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई स्नातक पढ़ना चाहता है तो स्नातक से पहले उसको 7 वर्ष की आयुर्वेदिक शिक्षा उनको दी जाती थी, आयुर्वेदिक शिक्षा और सर्जरी की शिक्षा दी जाती थी। इसलिए ये चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध था ये विश्वविद्यालय। और ये जो विश्वविद्यालय मौर्य काल में भी ये शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा है। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो यहाँ से पढ़ाई किए थे और 12वीं शताब्दी के आसपास में इसको नष्ट कर दिया गया था विदेशी आक्रमण के द्वारा। और इस तक्षशिला पे 3 बार आक्रमण किया गया था। अब देखते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। तो इधर ये प्राचीन नालंदा है और ये अभी जो नया 2010 से जो नया नालंदा यूनिवर्सिटी बन रही है उसका पिक्चर है ये। तो नालंदा बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है ये, जो कि राजगीर बिहार में लोकेटेड है। तो यह भगवान बुद्ध के निकट शिष्य सरिपुत्र का जन्म स्थान इसे माना गया है, जो कि महायान से निकटता है। जो महायान जो शिक्षा होती है उनमें ये बहुत ही निकट रहे हैं। और ये गुप्त काल में 5वीं या 6वीं शताब्दी में प्राचीन नालंदा का विकास हुआ है। तो गुप्त वंशों ने इस नालंदा विश्वविद्यालय को विकसित किया है और उन्होंने इसको स्थापना किया, ऐसे इसको माना जाता है। और ये भी यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है ये। और अपने चरण अवधि के दौरान विश्वविद्यालय में भारतीय छात्रों और विद्वानों के साथ चीन, तिब्बत, कोरिया जैसे दुनिया भर के छात्र यहाँ पे आते थे। तो ये जो नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही प्रख्यात रहा है अपनी शिक्षा के लिए। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय होते थे, यहाँ पे महायान, हीनयान ग्रंथों को यहाँ पे अध्ययन कराया जाता था। और इसके साथ साथ जो अन्य विषय थे वो थे वेद, तर्क, संस्कार, व्याकरण, चिकित्सा और सांख्य। तो ये सभी का जो पढ़ाई यहाँ पे नालंदा में होती थी। तो 7वीं शताब्दी में चीन के जो विद्वान हैं जुआन और आइकिंग, तो ये नालंदा विश्वविद्यालय के दौरे पे आए थे और बाद में जुआंगजैंग ने स्वयं योग शास्त्र का अध्ययन किया था यहाँ पे और नालंदा के छात्र हैं। तो हमारा जो विश्वास हमारा जो इतिहास है तो ये इस प्रकार के जो बाहर से विदेशी यात्री आते थे तो उन्होंने जो यात्रा वृत्तांत लिखा हुआ है उसके आधार पे ये इतिहास हम अभी बता पा रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि हमारा जो इतिहास है ना वो विदेशी आक्रमण के द्वारा उसको नष्ट कर दिया गया था। तो ये सभी जो यात्री हैं 7वीं शताब्दी के आसपास में आए थे और उन्होंने यहाँ पे शिक्षा ग्रहण किए थे। तो उन्होंने ये बताया था कि यहाँ पे 10,000 लोग हैं जो नालंदा में रह के पढ़ सकते थे और जिसमें से 15,000 जो थे वो उसमें टीचर हैं और 8,500 उसमें स्टूडेंट विद्यार्थी रहते थे जो कि अलग अलग सब्जेक्ट की पढ़ाई करते थे। तो 10,000 लोग एक साथ इसमें रह सकते थे, इतनी इसमें कैपेसिटी थी। और इस यूनिवर्सिटी की बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी जो कि 9 मंजिला बिल्डिंग थी और यहाँ पे 3 डिवीजन हुआ करते थे, इन्हें रत्न सागर कहा जाता है। तो ये काफी विशाल लाइब्रेरी हुआ करती थी यहाँ पे। नालंदा मेड यूनिक कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट, एक्सपांशन एंड रिफाइनमेंट ऑफ द इंडियन कल्चर। तो नालंदा ने भारतीय संस्कृति के विकास, विस्तार और परिशोधन में अद्वितीय योगदान दिया है। तो इनके नाम से जो भारत है वो पूरा विश्व विख्यात हुआ था। नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फेमस फॉर इट्स कैथोलिक कॉस्मोपॉलिटिशियंस कैरेक्टर एंड इट्स डिपार्टमेंट ऑफ लॉजिक। तो नालंदा जो बहुत ज्यादा विश्व विख्यात हुआ था वो अपने कैथोलिक और महानगरीय चरित्र के कारण हुआ था और यहाँ के जो तर्क विभाग है वो बहुत ही प्रसिद्ध थे। तो इसका जो विनाश है वो बख्तियार खिलजी ने किया था जो कि 12वीं शताब्दी के आसपास में इसको जलाया गया था। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि उन्होंने अपने सैनिक भेजे थे और नालंदा यूनिवर्सिटी को उसने जलाया था और यहाँ पे हजारों जो स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, है ना, वो भी यहाँ पे जल गए थे। और ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी
को जब इसको जलाया गया था तो ये इसमें कहा गया था कि 3 महीने तक इसमें जो आग की लपटें हैं वो उठ रही थी। जैसे आप लोग जानते हैं कि होली हम जलाते हैं तो 2-3 दिन तक जलता है, तो वैसे ही तो यहाँ पे हजारों वर्षों के जो पुस्तक हैं, जो वेद पुराण थे हमारे, जो संग्रहित करके यहाँ पे रखा गया था, उन सबको जला दिया गया था। तो इतने विशाल यहाँ पे संग्रह था, जैसे मैंने आपको बताया था कि 9 मंजिला यहाँ पे लाइब्रेरी थी, है ना। तो उनको जब इसमें आग लगाया तो 3 महीने तक आग की लपटें यहाँ से निकली थी। तो इतना विशाल जो हमारा इतिहास था, हमारे जो वेद थे, ग्रंथ थे, उन सबको जला दिया गया था। तो जो बख्तियार खिलजी हैं ये तुर्की से आए हुए थे। अब देखते हैं विक्रमशिला के बारे में। तो आप लोग ये देख सकते हैं, ये विक्रमशिला है। तो ये विक्रमशिला भी बिहार में ही विद्यमान है। ये इट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पाल एम्पायर अलॉन्ग विथ नालंदा। तो नालंदा के साथ ये भी विक्रमशिला भी विश्वविद्यालय था, जो कि भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, बिहार के। इट वॉज एस्टेब्लिश बाई पाल रूलर धर्मपाल। तो धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी 8वीं सेंचुरी में। It was one of the largest बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी विथ मोर देन 100 टीचर्स एंड अबाउट 1000 स्टूडेंट। तो ये भी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी में से एक था ये, जहाँ पे 100 शिक्षक थे और 1000 स्टूडेंट के आसपास थे यहाँ पे। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे वो थे फिलॉसफी, ग्रामर, मेटाफिजिक्स एंड इंडियन लॉजी। इसको हिंदी में कहते हैं दर्शन, व्याकरण, तत्वमीमांसा और भारतीय तर्क। तो ये सभी जो सब्जेक्ट हैं यहाँ विक्रमशिला में पढ़ाया जाता था। द एंशिएंट यूनिवर्सिटी वॉज डिस्ट्रॉयड बाई फोर्स ऑफ मुगल बिन बख्तियार खिलजी। तो इसको भी बख्तियार खिलजी ने अराउंड 1193 मतलब 12वीं शताब्दी के आसपास में इसको उन्होंने भी डिस्ट्रॉय किया था। द रेसिडेंट ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क इज अ वेरी ह्यूज स्क्वायर स्ट्रक्चर हैविंग अराउंड 200 सेल्स। तो यहाँ पे 200 कक्ष थे यहाँ पे, जो कि कॉमन बरांडा में खुलते थे। और जो विक्रमशिला है इसको तांत्रिक बुद्धिज्म के नाम से बहुत जाना जाता है। तो एग्जाम में भी आ सकते हैं कि तांत्रिक बुद्धिज्म के नाम से किनको जाना जाता है, तो उसके लिए विक्रमशिला बहुत ही फेमस रहा है। अब हम देखते हैं वल्लभी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो वल्लभी यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश इन सौराष्ट्र ऑफ मॉडर्न गुजरात। तो ये जो वल्लभी यूनिवर्सिटी है वो मॉडर्न गुजरात में 6वीं शताब्दी के आसपास इसका स्थापना हुआ था और 12वीं शताब्दी के आसपास में ये अपना अस्तित्व खो चुकी थी। तो यहाँ पे भी आक्रमण हुआ था इसमें भी। तो 600 साल के आसपास में ये जो यूनिवर्सिटी है ये तक स्थित रहा। ये वेनसॉन्ग और टिंग्स ने वल्लभ में भारत की पश्चिम भाग में नालंदा की जैसे गौरवशाली रूप में पाया था। तो जो हेनसॉन्ग जो यहाँ पे आए थे तो उन्होंने ये बताया कि ये पश्चिम में ये गुजरात में पाया जाता, तो ये भी नालंदा की जैसे गौरवशाली रूप में था ये। और यहाँ पे जो पढ़ाई होती थी केवल धर्म निरपेक्ष विषयों की पढ़ाई नहीं होती थी, यहाँ पे अलग अलग धर्मों की पढ़ाई होती थी, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, चिकित्सा, इनकी भी यहाँ पे पढ़ाई होती थी। यह मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के हीनयान रूप का प्रसिद्ध केंद्र था। ये 755 ईस्वी तक वल्लभ अच्छी वित्तीय स्थिति में था, लेकिन अरब आक्रमण के कारण इसमें कुछ भाग नष्ट हो गए थे। अगला जो विश्वविद्यालय है वह उदंतपुरी यूनिवर्सिटी। तो ये भी बिहार में स्थित था ये। तो इसको उदंडपुरा भी इसको कहा जाता है। एक बौद्ध विहार था जो अब बिहार में है ये। तो ये बिहार में था। इसको प्राचीन समय इसको मगध के नाम से जाना जाता था। तो ये जो भी विश्वविद्यालय होते थे उसे महाविहारा कहा जाता था। तो विहार शब्द से ही बिहार बना हुआ है, ठीक है। तो इसको जो स्थापना है वो गोपाल द्वारा किया जाता है, जो कि पाल वंश के संस्थापक माने जाते हैं 7वीं ईस्वी में। तो जो गोपाल पाल है इन्हीं का जो पुत्र है धर्मपाल हैं। तो इन्होंने काफी सारे विश्वविद्यालय की स्थापना की है और यह माना जाता है कि 50 से अधिक विश्वविद्यालय शैक्षणिक संस्थान की इन्होंने स्थापना किया था। इट इज कंसिडर्ड द सेकेंड ओल्डेस्ट इंडियाज यूनिवर्सिटी। इसे विश्व का दूसरा पुराना विश्वविद्यालय माना जाता है उदंतपुरी को। तो इसमें जो 400 सालों तक इसने अपने शिक्षण में योगदान दिया है। तो जो एक फेमस आचार्य थे, प्रसिद्ध आचार्य श्री गंगा ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। इस विश्वविद्यालय में इसने स्नातक प्राप्त किया था। तो जो श्री गंगा जो कि
विक्रमशिला विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। उन्होंने जो शिक्षण ग्रहण उदंतपुरी विश्वविद्यालय से किया था। ठीक है, तो अगर कभी एग्जाम में आया कि जो गंगा थे वो कहाँ उसने शिक्षण प्राप्त किया था, तो उदंतपुरी में किए थे, और ये प्रोफेसर थे विक्रमशिला में। प्राचीन तिब्बती अभिलेखों के अनुसार इस विद्यालय में लगभग 12,000 छात्र यहाँ पे पढ़ाई करते थे। एंड उदंतपुरी सर्व एज द मॉडल एंड इंस्पिरेशन फॉर ताइबियन बुद्धिस्ट। उदंतपुरी ने तिब्बती बौद्धों के लिए एक आदर्श और प्रेरणा के रूप में कार्य किया है। एंड सब्जेक्ट टॉट रेंज फ्रॉम वैदिक स्क्रिप्चर टू बुद्धिज्म। तो यहाँ पे जो विषय पढ़ाए जाते थे वो वैदिक से लेके बुद्ध धर्म की पूरा शिक्षण यहाँ पे दिया जाता था, और ये बहुत ही फेमस विश्वविद्यालय में से एक था ये। अब हम देखते हैं जगदला यूनिवर्सिटी के बारे में। ये जगदला विश्वविद्यालय है, इसको पाल वंश जो रामपाल है उसने इसकी स्थापना की थी, और जो कि वारेंद्र उत्तर बंगाल में ये स्थित है, जो कि अभी इस समय में ये बांग्लादेश में पाया जाता है। इसको राजा रामपाल ने इसकी स्थापना की है 11वीं शताब्दी में। और जो तिब्बती स्रोत हैं उसके हिसाब से ये माना जाता है कि प्राचीन समय में जो 5 विश्वविद्यालय बहुत ही प्रमुख थे, जिसमें से जगदला, नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला और सोमपुरा ये सब शामिल थे। और उसी स्रोत के हिसाब से ये माना जाता है कि जो 5 प्राचीन विश्वविद्यालय ने राज्य प्रशासन के तहत एक नेटवर्क बनाया और आपस में जुड़े रहे। तो जो 5 विश्वविद्यालय आपस में ये जुड़े रहते थे, और यहाँ पे जो प्रसिद्ध विषय पढ़ाए जाते थे वो है संस्कृत, वज्रयान, बुद्धिज्म। तो इनकी यहाँ पे पढ़ाई होती थी। और ये जो यूनिवर्सिटी है वो 100 से ज़्यादा वर्षों तक इन्होंने पढ़ाई किया, और बाद में 1207 में मुस्लिम आक्रमण के द्वारा इसको नष्ट कर दिया गया था। अब देखते हैं मिथिला यूनिवर्सिटी के बारे में। तो दो मेन स्ट्रीम हार्डली मेंशन अबाउट द मिथिला यूनिवर्सिटी। तो मैथिली जो यूनिवर्सिटी है इनके बारे में ज़्यादा उल्लेख नहीं पाया जाता है, क्योंकि प्रॉपर इसके जो साक्ष्य हैं वो एकत्रित नहीं कर पाए हैं। दिस इज लर्निंग सेंटर हैज बीन एग्जिस्टेंस सिंस द टाइम ऑफ राजा जनक। तो राजा जनक के समय में ये विश्वविद्यालय इसको पाया जाता था, जो कि माता सीता के पिता हैं ये। द रीजन इज द लैक ऑफ आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स डेटिंग बैक टू द एंशिएंट पीरियड। तो हमारे जो पुरातत्व खोज की कमी के कारण से ही इसको प्रॉपर साक्ष्य इसमें नहीं मिल पाए हैं। इट वॉज ए प्रोमिनेंट सीट ऑफ ब्राह्मणिकल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो यह शिक्षा की ब्राह्मणवादी व्यवस्था की प्रमुख सीट थी। यह राजा जनक held religious conferences where write ऋषिज एंड लर्न टू पार्ट्स। तो यहाँ जो राजा जनक थे वो एक कॉन्फ्रेंस आयोजित करते थे जिसमें ऋषि और जो विद्वान है वो आते थे और यहाँ पे चर्चाएं होती थी। दिस यूनिवर्सिटी टॉट लिटरेचर एंड फाइन आर्ट्स, साइंस सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग द वेदास, न्यायशास्त्र एंड मोर। तो यह जो विश्वविद्यालय है वो साहित्य और ललित कलाओं के लिए बहुत ही फेमस थे। यहाँ पे विज्ञान सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते थे, साथ में वेद, न्यायशास्त्र ये सभी इसमें शामिल हुआ करते थे। 12वीं शताब्दी के भारतीय गणितज्ञ और दार्शनिक गैंग्सा उपाध्याय ने इस जगह पर नए तर्क की स्थापना किए थे। यहाँ पे एक स्कूल की स्थापना की थी जिन्हें तत्व चिंतामणि लिखा था। तो इन्होंने तत्व चिंतामणि भी लिखे थे और जो नया लॉजिक है उसकी स्कूल की स्थापना भी यहीं पे हुआ था। तो यहाँ पे जो दो सब्जेक्ट है वो जो बहुत ज्यादा फेमस थे वो थे न्यायशास्त्र और तर्कशास्त्र। तो इनको बहुत ही प्रमुखता मिली है। तो यह विश्वविद्यालय सम्राट अकबर तक शिक्षा और संस्कृति के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में पनपता रहा ये। तो अकबर जो सम्राट अकबर हैं उस समय तक ये रहा है। अब देखते हैं नादिया विश्वविद्यालय के बारे में। तो नादिया को नवद्वीप कहा जाता था पहले। लोकेटेड एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ गंगा जलंगी रिवर इन बंगाल वाज सेट अप आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ नालंदा एंड तक्षशिला। तो जब नालंदा और तक्षशिला को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था तब फिर इसकी स्थापना की गई थी। और ये बंगाल में गंगा और जलंगी नदियों के संगम पर ये स्थित है ये नवद्वीप। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे वो थे लॉजिक, व्याकरण, पॉलिटिक्स, लॉ, ये सब विषय यहाँ पे पढ़ाए जाते थे। देयर वर 3 सेंटर नेमली नवद्वीप, शांतिपुरा, गोपालपुरा। तो यहाँ पे इसके 3 सेंटर थे, नवद्वीप, शांतिपुरा, गोपाला। 15वीं शताब्दी में भारतीय
दार्शनिक और तर्कशास्त्री रघुनाथ शिरोमणि ने नादिया विश्वविद्यालय में तर्कशास्त्र की स्थापना की थी। तो इसको आप याद रखिएगा, जो तर्कशास्त्री जो रघुनाथ शिरोमणि थे उन्होंने नादिया विश्वविद्यालय में तर्कशास्त्र की स्थापना किए थे। और तब से चर्चा पाठ्यक्रम का हिस्सा थी। तो यहाँ पे जो डिस्कशन है वो पाठ्यक्रम का हिस्सा माना जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट को सिलेक्शन करना है, टीचर को सिलेक्शन करना है, तो उनको जो डिस्कशन है तर्क में उनको जो महारत होता है उन्हीं का यहाँ पे एडमिशन प्रवेश होता था। नादिया विश्वविद्यालय प्रोड्यूस न्यूमरस स्कॉलर फ्रॉम टाइम टू टाइम। यहाँ पे जो विद्वान है समय समय पर यहाँ पे एडमिशन लेते गए हैं। और इनमें जो फेमस है वो है जयदेव हैं, जिन्होंने गीत गोविंद लिखा है। अब देखते हैं सोमपुरा विश्वविद्यालय के बारे में, जो कि इस प्रकार की संरचना था, जो कि काफी अच्छा बेहतरीन और खूबसूरत दिख रहा है और अभी इस प्रकार पुरातत्व रूप में है स्थित है ये। तो सोमपुरा महावीरा was established by the धर्मपाल ऑफ पॉल डायनेस्टी ड्यूरिंग लेट 8th century इन बंगाल। तो बंगाल में ये इसको स्थापित किया गया था, जो कि 400 सालों तक ये शिक्षा देता रहा है, 12वीं शताब्दी तक। तो ये जो यूनिवर्सिटी था वो 27 एकड़ के भूमि में फैला हुआ बहुत ही विशाल जगह थी ये, और यहाँ पे 21 एकड़ में कंस्ट्रक्शन हुआ था। तो अपने समय का ये बहुत ही बड़ा विश्वविद्यालय रहा है ये। इट वॉज द मेजर सेंटर ऑफ लर्निंग बुद्ध धर्म, जैन धर्म एंड सनातन धर्म। तो ये जो 3 धर्म का संगम था ये, जहाँ पे बुद्ध धर्म, जैन धर्म और सनातन हिंदू धर्म, ये तीनों की कक्षाएं यहाँ पे लगती थी। अब देखते हैं तेल्हारा के बारे में। तो तेल्हारा जो यूनिवर्सिटी है ये नालंदा से भी, इसको नालंदा और विक्रमशिला से भी पुरानी यूनिवर्सिटी को माना जाता है, और ये भी बिहार में स्थित है। ये जो तेल्हारा है वो नालंदा यूनिवर्सिटी के 40 किलोमीटर दूर में स्थित है ये। और जो पुरातत्वविदों ने इस केंद्र के अवशेषों को ट्रेस हाउस में खुदाई के दौरान पाया था। जब खुदाई हुई तब इसको पाया गया था, और ये जो शुरुआत हुआ था 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी, और 2014 में इसको खंडर रूप में खोजा गया था इसको। तो चीनी यात्री वेन सॉन्ग और ईटिंग ने अपने यात्रा वृत्तांत में तेल्हारा विश्वविद्यालय के बारे में उच्च शोध और नालंदा विश्वविद्यालय के प्रतियोगी के रूप में उल्लेख किया था। मतलब ये क्या, नालंदा विश्वविद्यालय के कॉम्पिटिटर थे ये, और यहाँ पे उच्च शोध हुआ करते थे, मतलब यहाँ पे रिसर्च वर्क इसमें हुआ करता था। और इसकी जो खोज है वो 2014 में हुई है। वेनसॉन्ग ने इस विद्यालय में 1000 मंजिला बताया था इसने, मतलब 1000 लोग यहाँ पे रह सकते हैं, जो मॉन्ग थे वो बौद्ध भिक्षु, और यहाँ पे महायान की पढ़ाई होती थी यहाँ पे। और इसके जो प्रमाण है वो खुदाई के दौरान मिले हैं। इट वाज द ऑल्सो सेंटर ऑफ द तांत्रिक बुद्धिज्म। तो ये भी तांत्रिक बुद्धिज्म का केंद्र रहा है तेल्हारा। खुदाई के काम के दौरान ASI की टीम राख की 1.5 फुट मोटी परत उनको मिला था ना, जिससे ये समझ में आया था कि इस विश्वविद्यालय को भी नष्ट किया गया था और जलाया गया था। मतलब 1.5 फुट राख का उनको मोटी परत मिली थी। ठीक है, तो इन सबको ही लगभग 12वीं शताब्दी के आसपास में इन सबको जलाया गया था और इनको नष्ट किया गया था। और उसके बाद देखते हैं पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी। तो जो पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी है यह उड़ीसा में है। ये पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ लर्निंग लोकेटेड एंशियंट कलिंगा है। कलिंगा का नाम आप सुने हुए हैं। तो जो कलिंग का विश्व एक युद्ध हुआ था, आपको याद होगा, जो अशोक ने किया था, उसके बाद ही उसने लड़ाई वगैरह छोड़ के बुद्ध धर्म को उसने अपना लिया था। तो ये जो कलिंग है वो ये कटक और जो जाजपुर डिस्ट्रिक्ट है ना उड़ीसा, वहां पे विद्यमान है ये। तो पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी ये 2nd BC से लेके 10वीं सेंचुरी तक के आसपास में इसको बहुत ही ज्यादा फेमस रहा ये। ए प्रोमिनेंट बुद्ध सीट ऑफ हायर लर्निंग इन एंशिएंट इंडिया ब्लॉसम्स अंटिल द 11th centuries। तो 11th century तक ये बहुत ही ज्यादा प्रचलित था ये। पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो ओल्डर देन द नालंदा। इसको भी नालंदा यूनिवर्सिटी से ज्यादा ओल्डर माना जाता है, ज्यादा पुराना इसको माना जाता है। द यूनिवर्सिटी कैंपस वॉज स्प्रेड अक्रॉस द 3 एडजॉइनिंग हिल। तो यहाँ पे जो 3 पहाड़े हैं उनसे इसको घिरा हुआ माना जाता है। तो ये पहाड़ियां हैं ललितगिरी, रत्नागिरी और उदयगिरी। एंड द ruins ऑफ पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी वर डिस्कवर्ड मच लेटर देन दोस तक्षशिला एंड नालंदा। तो इसे भी बाद में खोजा गया था पुष्पगिरी को। तो ये 1995 में इसको खोजा गया था, इसके जो अवशेष हैं वो।
और जो पुराने कुछ सबूत मिले हैं उसके हिसाब से यह माना जाता है कि इसको अशोक, जो सम्राट अशोक है, उसने इसको निर्माण कराया था। अब देखते हैं विक्रमपुर यूनिवर्सिटी। तो अभी के टाइम पे भी ये बांग्लादेश में है ये। तो जो विक्रमपुर यूनिवर्सिटी, इसको भी धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी 7वीं शताब्दी के आसपास में, जो कि मुंशीगंज बंगाल में ये स्थित था ये। और अभी के समय में ये जो विक्रम यूनिवर्सिटी है वो बांग्लादेश में पाया जाता है। तो 2013 में उत्खनन के कारण इस अध्ययन केंद्र की खोज हुई है। तो ये देखिए, इसको भी उत्खनन वो बाद में हुआ है, बाद में इसको पाया गया है। तो विक्रमपुर विश्वविद्यालय ने देश और दुनिया के छात्रों को चीन, तिब्बत, नेपाल और थाईलैंड को से लोग आते थे और यहाँ पे पढ़ाई करते थे। केंद्र ने बौद्ध शिक्षा के लिए विशेष महत्व वाले विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला बनाई थी। तो यहाँ पे भी बहुत विशाल विषयों की पढ़ाई होती थी। यहाँ पे 11वीं शताब्दी के दौरान केंद्र ने लगभग 8,000 छात्रों को आकर्षित किया, जो कि विदेशी और स्थानीय विद्यार्थी दोनों थे। तो यहाँ भी विदेश से लोग आके पढ़ाई करते थे। और ये अभी के टाइम पे बांग्लादेश में पाया जाता था। बांग्लादेश भी पहले इंडिया का ही पार्ट था। देखते हैं मोरेना गोल्डन ट्रायंगल यूनिवर्सिटी। ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है ये। तो मध्य प्रदेश के चंबल संभाग में मुरैना विश्वविद्यालय 8वीं शताब्दी के आसपास ये शिक्षा विश्वविद्यालय के रूप में ये पनपा है ये। और मितावली में 64 योगिनी मंदिर में पाया जाने वाले एक शिलालेख में मितावली, पदावली और बटकेश्वरी मंदिर के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे इन तीनों जो एक शिलालेख पाया गया था 64 योगिनी, तो वहां पे ये वर्णन है कि जो मितावली, पदावली और बटकेश्वरी मंदिर है, तो जो तीनों मिलके ट्रायंगल यूनिवर्सिटी बनाते हैं। इसी के नाम से इनको गोल्डन ट्रायंगल यूनिवर्सिटी कहा जाता है। इन तीनों क्षेत्रों में मंदिर 8वीं से 12वीं शताब्दी के हैं और मंदिर का निर्माण गुर्जर प्रतिहार द्वारा किया गया था और बाद में कंछाप घाट शासकों द्वारा इसको विस्तार और नवीनीकरण किया गया था। तो इसका जो निर्माण है वो गुर्जर प्रतिहार जो वंश है उन्होंने करवाया था और बाद में कंछाप घाट शासकों ने इसको विस्तार किया था। मुरैना के इन 3 महलों ने विभिन्न विषयों के लिए शिक्षण केंद्रों की मेजबानी की थी और 64 योगिनी मंदिर में ज्योतिष और गणित पढ़ाया जाता था। तो ये इनके फेमस विषय थे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको प्लीज आप लाइक कीजिए और हमको कमेंट कीजिए, ताकि हम आपके और इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप इसको शेयर कीजिए और जिन्होंने भी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।